गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। रम्या स्मार्ट क्लासेस में आपका वेलकम है। आज की क्लास में हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे कि जो डेमोक्रेसी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मतलब डेमोक्रेसी की विशेषताएं क्या होती हैं। मतलब कुछ तो खूबी होगी ना डेमोक्रेसी के अंदर, ताकि सबको इसी की तरफ भागता है। हर कोई देश डेमोक्रेटिक बनना चाहता है। क्या कारण है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हर एक कंट्री को क्या बनना है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनना है। ठीक है। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का पहला आता है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, मोस्टली जितने भी डिसीजंस होते हैं ना, यहाँ पर कौन लेता है, जो भी इलेक्टेड लीडर होगा। इलेक्टेड लीडर मतलब अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्शन के ज़रिए जिसे आपने चूज़ किया है, ठीक है, वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा जो भी चीज़ें हमें करनी है हमारी सोसाइटी के लिए। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ वन इन विच द पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दे वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट। दे फंक्शन विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं क्या करते हैं, हमने इनको चूज़ किया तो हमारे बिहाफ पर ये क्या करते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं ये लेते हैं। डेमोक्रेसी की सबसे मतलब शर्त ही यही है कि जो जो भी डिसीजंस होंगे ये क्या करते हैं, देश को चलाने के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं ये उन लोगों को लेने चाहिए जिन्हें किसने वोट दिया है, लोगों ने, जिन्होंने जो चूज़ कर आए हैं। ठीक है, मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव। तो जिन्हें जनता ने वोट देकर चुना है ये वही लोग होते हैं, मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो देश को चलाने के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं यही लोग लेते हैं। कौन लेते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं, ठीक है, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कौन होगा, एमएलए हो गया, आप जानते हो। ठीक है, एमएलए, एमपी, ये लोग होते हैं। यही क्या करते हैं, जो आपके रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको बनाने के लिए यही लोग क्या करते हैं, शामिल होते हैं। अब ये भी माना जाता है कि सरकार जो भी फैसला लेगी, गवर्नमेंट जो भी फैसला लेती है उसके लिए कौन होगा, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है यही जिम्मेदार होते हैं, यही अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है। अगर कोई भी लीडर जो रिप्रेजेंटेटिव है अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग, इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही काम करना होता है। और अगर ये कुछ गलत करते हैं तो जो हमारे कोर्ट्स है वो क्या कर सकते हैं, इनको रिव्यू कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं कि आपने ये क्यों किया, कैसे किया। पर अगर देखा जाए जो डिक्टेटरशिप है, मोनार्क है, उसमें भी क्या होता है, इलेक्शन तो होते हैं, कभी कभी इलेक्शंस होते हैं और उसमें भी रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए जाते हैं। लेकिन उनके पास असली पावर नहीं होती है। असली पावर किसके पास होती है, जो वहाँ पर क्या होता है, राजा होता है, जो किंग होता है या फिर डिक्टेटर होता है, असली पावर तो उसी के पास रहती है। ठीक है। तो कभी भी ये नहीं देखा जाएगा कि आपके जैसे डिक्टेटरशिप है और मोनार्की है, इलेक्शन तो वहाँ पर भी हो रहे हैं पर वहाँ पर उनके पास पावर ही नहीं है। पावर ही नहीं कि वो क्या करेंगे, कुछ काम कर पाएंगे हमारी सोसाइटी के लिए, कुछ फैसले ले पाएंगे। पर डेमोक्रेसी के अंदर ये होता है कि जो भी जिन लोगों को भी हम चूज़ कर रहे हैं वो क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में पार्ट लेते हैं, पर वो दायरे में रहकर कॉन्स्टिट्यूशन को देख के कि कुछ भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, जो लिखा है वैसे ही करेंगे, अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करेंगे। अब इसी की एक केस स्टडी हमने पढ़ी है कि अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ हु केम अप टू पावर थ्रू अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999, the real powers was held by non-elected leader despite the presence of elected parliament and government। अब जैसे अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या करा, मिलिट्री कूप के ज़रिए जो पावर थी वो हासिल कर ली। दिखाने के लिए तो वहाँ पे भी पार्लियामेंट में इलेक्शन भी हुए, वहाँ पर भी पार्लियामेंट है और इलेक्शन भी हुए, लेकिन असली जो पावर थी वो किसके पास थी, मुशर्रफ और जो उसके मिलिट्री जो लोग थे उनके हाथ में थी असली पावर। पर उन जो ये मिलिट्री वाले लोग थे और ये मुशर्रफ था, इसको तो हम जनता वहाँ के लोगों ने नहीं चूज़ किया था ना। इसलिए उस समय क्या कहा जाता है कि पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक नहीं कहा जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी होती है जब जो भी फैसला लिया जाता है उन्हीं के पास होगा जिसे किसने चूज़ किया है, लोगों ने चूज़ किया है। अगर फैसला कोई और लेता है जिसे लोगों ने चूज़ नहीं किया हुआ तो उस जगह पर हम ये नहीं बोलेंगे कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो ये क्या था, फर्स्ट फीचर होता है डेमोक्रेसी का कि जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, इलेक्टेड लीडर लेते हैं। इलेक्टेड लीडर कौन होते हैं, जिसे कौन चूज़ करेगा, लोग चूज़ करेंगे। और ये क्या करते हैं, ये इन्हीं लोगों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, इन्हीं के लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे। और ये जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं
उनके लिए अकाउंटेबल भी होंगे कि उन्होंने ये पॉलिसीज़ क्यों बनाई हैं, कैसे बनाई हैं, सब बताते हैं। और अगर कभी कुछ गड़बड़ लगती है तो जो हमारे कोर्ट है इनसे पूछ सकते हैं भाई तूने ऐसा क्यों किया, तो ये उसको बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड फीचर जो हमारा डेमोक्रेसी का होता है, दैट इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन का मतलब है अब जो इलेक्शन हो रहा है वो किस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट वे में, फेयर तरीके से होना चाहिए, फ्री फेयर होना चाहिए, सबको आज़ादी है कि क्या बोलते हैं, कोई भी खड़ा हो सकता है इलेक्शन के अंदर। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। अब देखो सिंपल सी बात है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर ये नहीं होता कि बस इलेक्शन करा दिया तो डेमोक्रेसी हो गई, बल्कि जो इलेक्शन होंगे वो फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग अभी पार में हैं, अगला अगर कभी इलेक्शन होता है तो उनके पास भी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, हार सकते हैं। ठीक है, जो भी वोट काउंटिंग होती है वो ईमानदारी से होनी चाहिए। जो भी वोटर्स होते हैं उन पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि भाई ये इसी को वोट दो, यही करो, तो वो अपनी मर्ज़ी से चुनाव कर सके, चुन सकें कि मुझे इसको वोट देना है, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करा जाएगा। और हमेशा ये जो पीरियड होता है उसका एक टाइम पीरियड होता है कि 4 या 5 के साल बाद इलेक्शन होंगे। तो इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि क्या करता है, सही तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट कराने में मदद करेगा कि सही तरीके से होने चाहिए। ये हमारा कौन देखेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं केस स्टडी चाइना की। तो चाइना होल्ड्स इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स फॉर इट्स पार्लियामेंट। इसकी पार्लियामेंट का क्या नाम है, द नेशनल पीपल कांग्रेस। ठीक है, द एनपीसी द नेशनल पीपल कांग्रेस अपॉइंट द प्रेसिडेंट एंड इंक्लूड नियरली 3000 members, some elected by the army. Candidate must have the approval of the Chinese Communist Party. In 2002 and 3 elections, only members of the Communist Party or allied parties were allowed to run, and the Communist Party always formed the government. The lack of multi-party system, multi-party elections, and an independent press in China may have contributed to issue like the 1958 to 1961 famine. अब देखो बेसिकली चाइना में क्या देखा है हमने, चाइना के अंदर क्या है, यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पे भी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा 5 साल बाद दोबारा इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ के जो पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ पर जो क्या है, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करता है, यही पार्लियामेंट करती है, जिसमें टोटल मान लो 3000 मेंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्शन के लिए ना आपको वहाँ की जो सीसीपी पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो परमिट करेंगे तो ही आप क्या कर सकते हो, इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हो, मतलब रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे लोगों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पार्टी है, उसी की डोमिनेंसी चलती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ही नहीं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ही नहीं तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि आपके वो जाना पड़ेगा और एक ही पार्टी आपको बताएगी कि हाँ तुम, जैसे मान लो हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं कि बीजेपी है, तो एक ही पार्टी बीजेपी रहेगी। अगर किसी को इलेक्शन में खड़ा होना है तो बीजेपी के पास जाएगा, अगर वो अप्रूव करेगी कि हाँ तू इलेक्शन में खड़ा हो सकता है तो ही आप क्या कर सकते हो, खड़े होकर लड़ सकते हो इलेक्शन में, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इलेक्शन में हमेशा डेमोक्रेसी के अंदर ये देखा जाता है कि हमारे इलेक्शन कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस होने चाहिए। अगर फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगी। इसी तरीके से मेक्सिको की बात करते हैं। अगर इसी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन को अगर आजकल आप लोग बड़ा एग्जाम्पल्स के तरीके से समझते हो, नहीं समझ में आता, तो क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक क्रिकेट मैच हो रखा है, तो अगर एम्पायर पूरी तरह से ऑनेस्ट होगा और पिच दोनों टीमों के लिए एक जैसी है, तो जो आपका क्या है, जो मैच होगा वो क्या होगा, फेयर होगा बिल्कुल। जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी और जो पहले से चैम्पियन है वो भी हार सकती है, होता है ना। तो डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है। देखो हमारे यहाँ पे जो भी इलेक्शन होते हैं, भारत इंडिया की बात करती हूँ, यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसको होती है, इलेक्शन कमीशन को होती है। इसलिए आपने देखा होगा 2014 में जो पार्टी थी, मतलब यहाँ पर डोमिनेंट पार्टी कांग्रेस की थी, वो हार गई और एक नई पार्टी कौन सी आ गई थी, बीजेपी आ गई थी। तो इससे कहते हैं कि जो ऑलरेडी बैठा हुआ है ना आपका, वो भी हट सकता है। ठीक है, पर ये चाइना के अंदर क्या हुआ, चाइना के अंदर इसका भी एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं
कि मान लो आपकी क्लास में ना मॉनिटर को चूज़ करना है, तो टीचर कहती है कि ना जो इलेक्शन होगा पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगा, आप अपनी मर्ज़ी से वोट डाल सकते हैं। पर लेकिन टीचर ने क्या करा, एक शर्त रख दी। टीचर ने कहा कि जो इलेक्शन होगा ना उसमें केवल 3 ही स्टूडेंट्स खड़े हो सकते हैं और जिन्हें मैं चूज़ करूँगी, और 3 बच्चे वही करेंगे जो मैं कहूँगी। समझ में आया? ये तीनों बच्चे वही करेंगे जो मैं उनको बताऊँगी और ये 3 बच्चे खड़े हो सकते हैं। तो अब बिल्कुल चाइना में भी ऐसा ही था। क्या था उसमें, क्या हुआ, वहाँ की जो लोग हैं उन लोगों को सिर्फ वोट डालने का हक था, ठीक है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सीसीपी मतलब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के ही हो सकते थे। तो जनता जो है वो किसी को भी वोट दे, जीतेगी तो कम्युनिस्ट पार्टी ही, ठीक है। अब वो टीचर ने जो 3 बच्चे खड़े करे थे वो अपनी पसंद के खड़े करे थे, तो वो टीचर के क्या होंगे, टीचर जो बोलेगी वही तो करेंगे, अपनी मर्जी से तो कुछ कर ही नहीं सकते। समझ में आया? ये होता है। तो ऐसे ही वहाँ पर क्या हुआ, कोई भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतेगी, चाहे कोई भी जीते, ठीक है। अब एक और, अगर हम फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी यहाँ पर, मान लो आपके घर के लोग हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और तय करते हैं कि इस बार छुट्टियों में कहाँ जाएंगे, मनाली घूमने जाएंगे। लेकिन तभी आपके ना साथ वाले नेबरहुड से एक अंकल आते हैं और कहते हैं नहीं, तुम सब मुंबई जाओगे। अब आपको मजबूरी में मुंबई जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपके जो फैसले, उसकी ताकत आपके पास ही नहीं है, बल्कि किसी दूसरे आउटसाइडर के पास है। और ऊपर हमने बताया तो पाकिस्तान में ऐसा ही देखा गया था। वहाँ जनता ने क्या करा, अपनी तो सरकार को चूज़ कर लिया था, लेकिन देश के बड़े और जो इम्पोर्टेंट फैसले थे, डिसीजंस थे, वो कौन ले रही थी, आर्मी ले रही थी। इसलिए उसे पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं माना जाता, ठीक है। तो कहा जाता है डेमोक्रेसी के अंदर क्या होती है, डेमोक्रेसी के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होती है वो ही मेजर डिसीजन लेंगे। ये हमारा पहला फीचर था। और दूसरा फीचर क्या था कि डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं फ्री एंड फेयर तरीके से होते हैं, उसमें किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती, ठीक है। ऐसे ही एक मेक्सिको का एग्जाम्पल है हमारे पास कि 1930 में मेक्सिको हैज़ हेल्ड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एवरी 6 ईयर्स विदाउट मिलिट्री एंड डिक्टोरियल रूल। अब यहाँ पर तो कोई मिलिट्री कूप नहीं आया कि उसने ज़बरदस्ती वो कर लिया कि भाई हम ज़बरदस्ती में आके लोगों के ऊपर कि हमारी पार्टी रहेगी, या तो वैसा कुछ नहीं हुआ जैसे परवेज़ मुशर्रफ कर रहा था, ठीक है ना। चाइनीज़ वाला हुआ कि आपको एक ही पार्टी रहेगी, सिंगल पार्टी सिस्टम है कि पहले अगर सीसीपी हाँ बोलेगी तभी आप खड़े हो सकते हो, अदरवाइज़ नहीं खड़ सकते। यहाँ पर ऐसा नहीं था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, पर यहाँ पर क्या था, इलेक्शन तो हो रहे हैं पर इलेक्शन तरीके से तो होने चाहिए। रेगुलर इलेक्शन हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही थी। अब देखो क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके स्कूल में ना हर साल स्पोर्ट्स डे होता है और उसमें ना 100 मीटर की रेस कराई जाती है। दिखने में तो बहुत कुछ, सब कुछ सही लग रहा है, पूरे रूल्स होते हैं, एक ट्रैक बना हुआ होता है, रेफरी होता है और लोग भी बैठे होते हैं देखने के लिए। लेकिन पिछले 70 ईयर से उस जो रेस थी उसमें एक ही लड़का, कोई भी लड़का मान लो, कोई भी रवि, श्याम, कोई भी, वो एक ही लड़का जीत रहा है। 70 साल हो गए हैं उस रेस में, वही बंदा जीते जा रहा है। तो ऐसा इसलिए नहीं है कि रवि सबसे तेज़ दौड़ता है, बल्कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि वे क्या करता है, हमेशा जो उसके लोग हैं वो क्या करते हैं, डर्टी ट्रिक्स प्ले करते हैं। अब डर्टी ट्रिक्स क्या मतलब, क्या हुआ कि टीचर्स पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जो रवि हैं उनके मदर फादर क्या हैं, वो स्कूल के ट्रस्टी हैं। इसलिए जितने भी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट टीचर्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि जो सिर्फ है दौड़ के दौरान जब भी रेस होगी उस टाइम क्या है, सिर्फ रवि को ही वो करना है, मोटिवेट करना है, उसी का हौसला बढ़ाना है। और ये क्या करते हैं, बाकी जो रेसर्स हैं जो रेस लगा रहे हैं उनको परेशान करते हैं। जब भी कोई दूसरा लड़का रवि से आगे निकलता है तो रवि के दोस्त क्या करेंगे, चुपके से आएंगे और क्या कर देते हैं, उसको धक्का मार देते हैं, या आखिरी वक्त पर क्या होगा, रेस का ट्रैक ही बदल देते हैं ताकि जो दूसरा रेसर है वो रास्ता ही भटक जाए, ठीक है। ये सब कुछ होता है। कई कई बार तो ये हो जाता है स्कूल का जो अनाउंसमेंट सिस्टम, मतलब जो माइक है, वो क्या है, सिर्फ रवि की तारीफ़ें करता रहता है। तो अगर कोई अच्छा रेसर दूसरा होगा भी और माइक पर उसकी बुराई की जाएगी तो फिर वो क्या करेगा, वो तो ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाएगा। तो इसी वजह से तो ये रेस क्या हुई, फेयर तरीके से हो रही है, फ्री एंड फेयर मैनर में तो हो ही नहीं रही है। तो फिर एक ही के पास क्या हुआ जीतने का, वो रहा और वही रवि जीतेगा। तो यही केस मैक्सिमो में था।
मैक्सिमो में क्या हुआ, मैक्सिको क्या था, मैक्सिको 1930 में उसको इंडिपेंडेंसी मिली, वो आज़ाद हुआ था। और हर 6 ईयर में वहाँ पर राष्ट्रपति के लिए क्या होते थे, इलेक्शन होते थे। वहाँ कभी कोई जो आपका डिक्टेटरशिप और ये मिलिट्री कूप ऐसा कुछ रूल नहीं किया था कभी उन्हें। पर यहाँ पर क्या था, एक ही पार्टी का डोमिनेंसी थी। ठीक है, 1930 से लेकर 2000 तक लगभग 70 ईयर्स। आप भी वहाँ पर बोलोगे कि मैम ने 70 ईयर्स बताया, वो सिर्फ एग्जाम्पल बताया कि 70 सालों से मतलब वही रवि जीते जा रहा है। स्कूल का मैंने एग्जाम्पल दे दिया था, वो इसलिए था मैक्सिको के लिए कि 1930 से 2000 तक एक ही पार्टी हमेशा चुनाव जीत रही थी, और उस पार्टी का क्या नाम था, PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब ये पार्टी जीतती कैसे थी, ये क्या करती थी, डर्टी ट्रिक्स को यूज़ करती थी, ताकि जो ऑपोजिशन पार्टी हैं वो जीत ही नहीं पाती थी। वो लड़ती तो थी, दूसरी पार्टियां तो थी, पर वो क्या करती थी, जीत नहीं पाती थी। क्योंकि PRI हमेशा क्या करती थी, गलत डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी इलेक्शन को जीतने के लिए। क्या करती थी, वो क्या करती थी, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका यूज़ करती थी। वो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको क्या करती थी, उनको बोलती थी कि आपको क्या है, जितनी भी पॉलिटिकल मीटिंग है PRI की उसमें जाना कंपलसरी है। टीचर्स पर क्या करती थी, प्रेशर डालती थी, गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स थे कि पेरेंट्स पर प्रेशर डालो और उन्हें बताओ कि वो सिर्फ PRI को वोट दें। इवन मीडिया में भी क्या करते थे, मीडिया भी उन्होंने खरीद रखी थी। मीडिया में भी जो अपोजिशन पार्टी है ना, उनके अच्छे जितने भी गुड वर्क थे उसको नज़रअंदाज करा जाता था, उनका क्रिटिक किया जाता था, उनके साथ क्रिटिसिज्म किया जाता था, उनकी मतलब उनकी आलोचना, उनकी बुराई की जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था, बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे कि आखिरी मिनट में जो पोलिंग बूथ होता है, जहाँ वोट डालने की जो जगह होती है, उस जगह को ही क्या कर दिया जाता था, बदल दिया जाता था। तो जिससे आम लोगों को वोट डालने में मुश्किल होती थी, तो आधे से ज़्यादा तो वोट ही नहीं डालने जाएंगे। तो वहाँ पर तो इस केस में क्या हुआ, इंसान को वोट ही नहीं देने का, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं दे पा रहा है, या तो प्रेशर की वजह से दे रहा है, या बूथ चेंज कर दिया है, और चीज़ें इतनी डर्टी ट्रिक्स हो रही हैं, इसी वजह से वो क्या है, जीत रहे हैं। तो इस केस में भी क्या हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन था ही नहीं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो नहीं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो बैठे लोग होते हैं, जो आज रूल कर रहे हैं, तो कल को क्या है, वो हार भी सकते हैं, हारने का भी उनके पास फेयर चांस होता है। पर मैक्सिमम में तो ऐसा नहीं था, वहाँ इलेक्शन तो होते थे पर फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं थे। तो हम कह सकते हैं मैक्सिको और चाइना जैसी जगह पर डेमोक्रेसी नहीं है। समझ में आया आपको? थैंक यू। आज के लिए इतना ही।